हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू का सीरीज 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ आज का टेस्ट सीरीज। जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक पावर ग्रिड का जो एग्ज़ाम आने वाला है या जो भी जेई या एई लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर इज ऑपरेटिंग इन ए कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। तो उसका क्या बोल रहा है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। वी आउटपुट क्या होता है, √2 VS बाई पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये कैसे आया, तो एक वी नोट इक्वल टू 1 बाई पाई अल्फा टू पाई VM साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, VM इक्वल टू VS VRMS इक्वल टू क्या होता है, VM बाई √2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे VS जो है एज ए RMS एक्ट करेगा, तो VM बाई √2, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं VS √2। तो VM की जगह VS √2 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा √2 VS बाई पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, क्योंकि इसने ये सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर है। सेमी कन्वर्टर मतलब एक तरह से हाफ हो गया, हाफ वेव टाइप का। ठीक है, तो कन्वर्टर है, तो कन्वर्टर के केस में हम इधर रिएक्टिफायर ले सकते हैं या इधर इन्वर्टर ले सकते हैं। कन्वर्टर दोनों में से किसी को बोलते हैं, इधर रिएक्टिफायर को भी बोल सकते हैं या इन्वर्टर को भी बोल सकते हैं। उस केस में जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा दोस्तों, वी नोट इक्वल टू √2 VS बाई पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। इस फार्मूला पे आप निकाल सकते हो वी नोट इक्वल टू 1 बाई पाई अल्फा से पाई VM साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। VM इक्वल टू VS इंटू √2 पुट करेंगे, सप्लाई वोल्टेज जो कि RMS है। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज करें RMS वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से आप आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रे मैग्नेटिक फील्ड। एक्सट्रे मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉट वायर टाइप का जो मीटर होता है उसमें इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हॉट वायर टाइप होगा इसमें। मूविंग कॉइल जो होता है ये DC इंस्ट्रूमेंट होता है, सिर्फ DC रीड करता है या एवरेज वैल्यू रीड करता है, एवरेज वैल्यू रीड करता है। ठीक है, या DC। और मूविंग आयरन जो होता है दोस्तों, ये AC टाइप का होता है, AC एंड DC दोनों रीड करता है। तो मूविंग आयरन में आपका मूविंग आयरन एट्रैक्शन टाइप या मूविंग आयरन रिपल्सन टाइप, जो दोनों AC और DC को मेजर करता है। और हॉट वायर जो है क्या करता है, RMS में मेजर करता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, द डीप बार रोटर ऑन द डबल केज रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर यूज्ड। डीप बार रोटर जो है इंडक्शन मोटर में यूज करते हैं। तो दो टाइप का मोटर होता है। ठीक है, इंडक्शन मोटर क्या होता है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है और एक क्या होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज में जो डीप बार रोटर होता है दो होता है, एक तो एक अंदर होता है और एक बाहर होता है केज। ठीक है, तो उस अंदर वाला बाहर का जो होता है उसका क्या इंडक्टेंस कम होता है और रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। और जो डीप बार होता है जो अंदर वाली होता है उसका क्या होता है, उसका रेसिस्टेंस कम होता है और इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। तो डीप बार जब भी पूछेगा एग्जाम में, डीप बार रोटर ऑन डबल केज रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर, तो आप उसमें क्या होगा, इस स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उसको, डीप बार रोटर ऑन डबल केज रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो
इसमें बोल रहा है कि इसमें आइडेंटिफाई करो कि किसको हम पैरेलली ऑपरेट कर सकते हैं। तो डेल्टा स्टार 1 और स्टार डेल्टा 11 ट्रांसफार्मर कैन बी ऑपरेटेड इन पैरेलल, नहीं इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं पैरेलल में। उसके बाद स्टार डेल्टा 1 या स्टार डेल्टा 11 ट्रांसफार्मर कैन बी, इसको भी नहीं कर सकते हैं। देखिए जो डेल्टा स्टार, ऐसे जो स्टार है, उसके बाद डेल्टा है, फिर डेल्टा है और स्टार है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या स्टार डेल्टा है या स्टार क्या है, जिगजैग है, ठीक है, तो उसको हम क्या यूज कर सकते हैं, एज ए पैरेलल ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 और 4। पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्विचिंग स्कीम यूज्ड इन ए सिंगल फेज इन्वर्टर। सिंगल फेज इन्वर्टर में पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्विचिंग स्कीम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लो ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और हाई ऑर्डर हार्मोनिक्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करने के लिए हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्विचिंग स्कीम यूज करते हैं सिंगल फेज इन्वर्टर में। छठा क्वेश्चन है, फायरिंग एंगल ऑफ 3 फेज सेमी कन्वर्टर इज 90 डिग्री टू अचीव कंटिन्यूस मोड ऑफ कंडक्शन इन फ्रीव्हीलिंग डायोड। फ्रीव्हीलिंग डायोड क्यों यूज करते हैं, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रीव्हीलिंग डायोड कंटिन्यूस, यानी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, नहीं फायरिंग एंगल अल्फा दिया हुआ आपका 90 डिग्री, ठीक है, तो आपका क्या फ्री व्हीलिंग डायोड का क्या कंटिन्यूस मोड ऑफ कंडक्शन एंगल निकालना है। कंडक्शन एंगल बीटा इक्वल टू 120 माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का। यहाँ पे दोस्तों, द पार्ट ऑफ आर्मेचर इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ए डीसी मोटर व्हिच टेक एक्टिव पार्ट इन ईएमएफ जनरेशन। तो एक्टिव पार्ट कौन करता है, कॉइल साइड्स इनसाइड द स्लॉट, जो स्लॉट के अंदर जो कॉइल रहता है, कॉइल का साइड, वो क्या करता है, ईएमएफ जनरेशन में एक्टिव पार्ट यानी रोल, एक्टिव रोल क्या करता है, वो पार्टिसिपेट करता है उसमें, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, द कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट्स, किसमें, आर्मेचर में। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। जब डीसी मोटर के बारे में पढ़ते हैं तो डीसी मोटर में क्या है कि एक तो आर्मेचर रहता है, एक कम्यूटेटर रहता है, ठीक है। कम्यूटेटर में आर्मेचर में के अंदर स्लॉट्स रहता है, ठीक है। उस स्लॉट्स में हम लोग क्या लगाते हैं, कॉइल लगाते हैं, या कॉइल या कंडक्टर जो जिसको भी बोलते हैं आप, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर जो है, तो 2 कॉइल साइड मिला के एक कंडक्टर, कंप्लीट कंडक्टर बनता है, ठीक है। तो वही है एक कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट्स। 8वां क्वेश्चन है, फ्रॉम द पोल जीरो प्लॉट्स इफ द पोल आर लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जे ओमेगा एक्सिस देन द, अगर लेफ्ट साइड में पोल लाई कर रहा है पोल, तो क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। वही अगर पोल राइट साइड में लाई करेगा तो क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है। अगर ओरिजिन पे लाई करेगा तो क्या होगा, क्रिटिकली स्टेबल होगा। तो हम इसका ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है पोल, तो क्या होगा इसका आंसर, स्टेबल। कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। 9th का है, इसमें पूछ रहा है द फॉल्ट आर ड्यू टू ओपन सर्किट, इसमें से कौन सा फॉल्ट ओपन सर्किट के कारण होता है, सीरीज फॉल्ट। इफ लेप्लास ट्रांसफार्मर ऑफ x1t एंड x2t आर x1s एंड x2s रिस्पेक्टिवली, देन स्टेट टाइम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका क्या होगा। सिंपल है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, x1s इंटू x2x। पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर को आप जितना लेंथ को इंक्रीज करेंगे उतना क्या होगा, उसका सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, किसका, पोटेंशियोमीटर का। 10th का है, द रिएक्टेंस ऑफ 3 रिएक्टर रेटेड एट इतना हैविंग इतना % रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, रिएक्टेंस ऑफ 3 रिएक्टर रेटेड एट इतना, और रिएक्टेंस आपका तो यहाँ पे 7.5% रिएक्टेंस दिया हुआ है। तो आप क्या बोल रहा है, रिएक्टेंस ऑफ 3 रिएक्टर निकालना, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पे कर सकते हो कितना आपका है, v² बाई kVA इंटू जो रिएक्टेंस है x, ठीक है। तो 3300 का क्या होगा, स्क्वायर
बाई KVA है। यहाँ पे वोल्टेज वोल्ट में दिया हुआ है, यहाँ KVA में है, तो 7500 इंटू 1000 कर सकते हैं इसको वोल्ट एम्पियर में बदलने के लिए। और रिएक्टेंस X इक्वल टू 7.5% है, तो इसको 0.075 लिख सकता हूँ। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो X आएगा X इक्वल टू 0.1089 आएगा, तो इसको 0.1089 को 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा X इक्वल टू 0.109। बस ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। X डैश निकालना है तो ये आपका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.109। या आप पर यूनिट में याद रखते हैं ना, पर यूनिट में अगर याद रखें X पर यूनिट न्यू में, न्यू इक्वल टू क्या होता है X पर यूनिट ओल्ड इंटू KV स्क्वायर बाय KVA या MVA। ये फार्मूला याद रखते हैं ना, पर यूनिट एनालिसिस जब पढ़ते हैं तो उसमें फार्मूला का यूज होता है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन, ये फार्मूला दोस्तों X पर यूनिट न्यू इक्वल टू X पर यूनिट ओल्ड इंटू KV स्क्वायर बाई MVA, इस फार्मूला के को यूज करके आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे X डैश मैंने ले लिया न्यू, क्योंकि मुझे निकालना है रिएक्टेंस निकालना है, ठीक है। उसके बाद X पर यूनिट ओल्ड दिया हुआ है आपका 0.075 और KV स्क्वायर, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ तो मैंने 3300 का स्क्वायर कर लिया। और MVA यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे KVA में है तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज क्या दिया है, सिर्फ वोल्टेज में दिया है, ठीक है। तो इसने KVA को मैंने VA में बना दिया, तो इसलिए 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसका सॉल्यूशन किया तो आंसर क्या आ गया 0.109। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय, दिया हुआ आपका GS गेन दिया हुआ K/S इंटू S+1 इफ़ द गेन K इज इंक्रीज टू इन्फिनिटी। क्या करेंगे, अगर गेन को ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या पूछ रहा है, डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1/ωn, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या है कि जैसे आप गेन को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आपका क्या होगा, जो डैम्पिंग रेशियो है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा। इसलिए इसका जो डैम्पिंग रेशियो होगा क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है इंडक्शन रिले आर यूज्ड। इंडक्शन रिले या इंडक्शन मीटर या जो भी है, इस जितना भी टाइप्स का होता है, ये सब किस पे काम करता है, AC पे काम करता है। इसका क्या होगा, AC क्वांटिटी। नेक्स्ट 13, इन एनी ट्रांसफार्मर इफ PI बी द आयरन लॉस दिया हुआ, आयरन लॉस PI और कॉपर लॉस P कॉपर, ठीक है, ऑन फुल लोड विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैज़ टू बी सेटिस्फाइड टू ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 3/4। तो PI इक्वल टू क्या होता है X स्क्वायर P कॉपर, ठीक है। तो PI इक्वल टू X स्क्वायर, तो लोड क्या है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर इंटू P कॉपर होगा। X जो लोड है 3/4, तो PI इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/16 इंटू P कॉपर। अब ऑप्शन में मैच कीजिए, P कॉपर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P कॉपर इक्वल टू 16/9 इंटू P आयरन, ये लिख सकते हैं ना। तो आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथिन 20 सेकेंड में कर सकते हैं। P कॉपर इक्वल टू 16/9 PI यानी आयरन लॉस। तो यहाँ पे आयरन लॉस जो होता है PI आयरन लॉस होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और प्लस एडी करंट लॉस दोनों का क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। और PH हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, KF पे, सिंगल फ्रीक्वेंसी पे। और एडी करंट लॉसेस जो होता है F स्क्वायर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। कब, जब आपका क्या होगा V/F वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी रेशियो कांस्टेंट होगा, किसी भी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी रेशियो कांस्टेंट होगा, V/F रेशियो, तब जाके इस फार्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आयरन लॉस और कॉपर लॉस का रिलेशन ये है, इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। P कॉपर इक्वल टू 16/9 इंटू आयरन लॉस PI। 14,
द यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम इन द यूनिट स्टेप फंक्शन दिया हुआ यू यू टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एन एक्साइटेशन। तो इसका बोल रहा है रिस्पॉन्स क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है e⁻−at का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है 1 - e⁻−at/a। ठीक है। 15 द पर्पस ऑफ पैरेलल सर्किट रिजोनेंस इज टू, पैरेलल सर्किट जो है क्यों यूज करते हैं, रिजोनेंट पैरेलल सर्किट वोल्टेज को मैग्नीफाई करने के लिए, और सीरीज रिजोनेंस सर्किट में सीरीज रिजोनेंस सर्किट में करंट को मैग्नीफाई करते हैं, करंट को मैग्नीफाई करते हैं। और पैरेलल रिजोनेंट सर्किट के बारे में पूछा तो यहाँ पे वोल्टेज होगा, अगर यही सीरीज रिजोनेंट सर्किट के बारे में पूछता तो करंट होता है। और दोस्तों सीरीज हो या पैरेलल सर्किट हो, रिजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर हमेशा सर्किट का क्या होगा, यूनिटी होगा, आइदर आप सीरीज में लो या पैरेलल में लो। और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, FR = 1/2π√LC, ये याद रखिए। और बैंडविड्थ क्या होता है, F2 - F1। ठीक है। क्वालिटी फैक्टर भी याद रखिए, एग्जाम में पूछता है, क्वालिटी फैक्टर = FR रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, या क्वालिटी फैक्टर = अगर सीरीज में पूछ लेगा सीरीज सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ω/L/R। ठीक है। और अगर क्या इंडक्टर और रसिस्टर दिया हुआ है, नहीं तो क्या हो जाएगा 1/ωCR क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का एक और फार्मूला होता है 1/R√L/C। तो ये सब फार्मूला है जो कि पैरेलल रिजोनेंट सर्किट और सीरीज रिजोनेंट सर्किट का फार्मूला है। ठीक है। जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा सीरीज का 1/2π√LC, बैंडविड्थ का फार्मूला होता है F2 - F1। ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, जो एक बैंड बनता है उसके बीच का डिफरेंस। और उसके बाद क्वालिटी फैक्टर होता है FR/बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर का सीरीज रिजोनेंट सर्किट में ω/L/R। और अगर इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दिया हुआ, अगर आपका रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस दिया रहेगा तो 1/ωCR। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी फैक्टर का निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 16 का क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है ए 220 वोल्ट सिंगल फेज मीटर है, जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, हैड ए कांस्टेंट लोड करंट ऑफ 5 एम्पियर पासिंग थ्रू इट फॉर 2 आवर्स एट ए यूनिटी पावर फैक्टर। तो पहले मैं पावर निकाल लेता हूँ। P = क्या होता है, VI cos φ। ठीक है। वोल्टेज आपका दिया हुआ 220 वोल्ट, करंट दिया हुआ 5 एम्पियर, cos φ पावर फैक्टर 1 दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1100 वाट आ गया। एनर्जी = क्या होता है, पावर इंटू टाइम, 1100 इंटू 2 आवर दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 2200 क्या हो जाएगा वाट आवर। तो मुझे पता है 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर = क्या होता है 1000 वाट आवर। ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E = कितना एनर्जी होगा 2.2 किलो वाट आवर लिख सकते हैं। अब देखिए आ गया। अब उसके बाद इफ़ द मीटर डिस्क मेक्स 1056 रिवोल्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड, तो व्हाट इज़ द मीटर कांस्टेंट, मीटर कांस्टेंट K = क्या हो जाएगा, K = कितना रिवोल्यूशन है 1056। अब भाई कितना किलोवाट आवर है टोटल 2.2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 480 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 17 नंबर का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क फॉर ए ट्रांसमिशन लाइन। इन ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो होता है क्या होता है, सेम होता है। और अगर इसी केस में अगर ट्रांसफार्मर के बारे में पूछता है दोस्तों, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस क्या होता है, सेम होता है। ये सब MCQ क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में रिपीटेडली आते रहते हैं इसके बारे में, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो सीक्वेंस के बारे में। तो लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। पीजोमीटर क्या होता है, व्हाट इज पीजोमीटर? पीजोमीटर इज यूज टू मेजर
पीजोमीटर का जो यूज करते हैं वेरी लो प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं पीजोमीटर का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। 19 का द पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफार्मर हैविंग लोड इज पुअर ड्यू टू। तो पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होगा पुअर कब होगा, जब क्या होगा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा, जिस कारण से क्या होगा पावर फैक्टर कम हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इसका ऑप्शन होगा। 20 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन e⁻⁻t sin 5t। तो आप इसको इस फॉर्मूला पे ही है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो 5/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे क्या है e⁻⁻t sin 5t है, ठीक है। अगर यही e⁻⁻t इंटू cos 5t रहता तो आपको क्या लिखना पड़ता s+1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 25, इस तरह से लिखना पड़ता आपको, ठीक है। लेकिन क्या है ये साइन में है तो साइन में क्या होगा 5/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे माइनस है, माइनस टी है इसलिए +1 आया। यहाँ पे -2t रहता तो +2s+2 का होल स्क्वायर आता। अगर -4 रहता तो s+4 का होल स्क्वायर प्लस 25 आता, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जब आप फार्मूला यूज़ करके इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं विथिन 20 सेकेंड में आपको करना पड़ेगा टाइम बचाने के लिए एग्जाम में, क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है, आपको लिमिटेड टाइम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इसलिए अगर आपको प्रोसेस पता है, अगर प्रोसेस जानना है तो आप लेप्लास के फार्मूला पे इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। 21 द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम डिस्क्राइब बाय। कंटिन्यूस टाइम सिस्टम डिस्क्राइब किस में करते हैं, नॉन कैजुअल लीनियर एंड टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम में। यहाँ पे दोस्तों है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, गेन दिया हुआ k/s+2 बाई s+1 इंटू s-7 फॉर k ग्रेटर देन 6 द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ओपन लूप configuration and closed loop configuration of the system are represented by। दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बाद में बताएंगे, थोड़ा एक कम्प्लेक्स है, ठीक है। जेई लेवल के एग्ज़ाम में कभी कभी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 23 ए 20 बिट एड्रेस बस सपोर्ट। जब भी अगर एड्रेस बस दिया रहेगा तो n क्या है 20 बिट, ठीक है। तो आप इसमें कितना मेमोरी एड्रेस आप इससे बन सकता है, तो डायरेक्ट 2n फॉर्मूला आता है, तो 220 हो जाएगा। जब 220 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इतना आएगा 1048,576 मेमोरी एड्रेस। इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसी तरह सॉल्यूशन कर सकते हैं। 20 बिट एड्रेस बस सपोर्ट्स 220। 24 हाउ आर द कैपेसिटर एंड रसिस्टर अरेंज विथिन ए टाइपिकली सिंगल पोल हाई पास सर्किट। तो कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं और रसिस्टर को पैरेलल विद द इनपुट्स। 25 ए वोल्टेज सोर्स हैविंग इतना वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 3 रजिस्टर R1 R2 R3 ए लोड इज प्लेस्ड इन द पैरेलल विथ R3 डिटरमाइन द थेवेनिन्स वोल्टेज द लोड वुड सी, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स दिया हुआ आपका एक वोल्टेज सोर्स है और उसके बाद इज कनेक्टेड विथ सीरीज रेसिस्टेंस। तो R1 R2 R3 है, R1 R2 और R3 है। तो हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करके डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 20 40, तो 40 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस सीरीज में इस तरह से, और 100 वोल्ट हो गया माइनस प्लस। तो करंट क्या हो जाएगा शुरू में I = क्या लिखेंगे 100/40 यानी 2.5 एम्पियर करंट हो जाएगा। अब पूछ रहा है ए लोड इज प्लेस्ड इन पैरेलल विथ R3, तो R3 के अक्रॉस में कितना होगा वोल्टेज, ठीक है। वही VTH पूछ रहा है। तो R3 का रेसिस्टेंस कितना है 20,
और करंट कितना फ्लो करेगा R3, क्योंकि तीनों रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, इस तरह से है। यहाँ पे 100 वोल्ट है, प्लस माइनस, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 10 है, ये भी 10 ओम है और ये 20 ओम है, ठीक है। और करंट आपको पता है I इक्वल टू क्या निकल गया, 2.5 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस में कितना होगा थेवेनिन वोल्टेज अगर पूछेगा, तो 20 इंटू 2.5, तो आपका क्या हो जाएगा 50 वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप कर सकते हैं। 26 में है, एन इलेक्ट्रिक कार विथ DC मोटर ड्राइव इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ड्राइवर ऑफ द कार रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द एक्सेलरेटर टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द कार टू 80 किलोमीटर। पहले कितना चल रहा था, 100 किलोमीटर पे, अब उसको क्या करना है, 80 किलोमीटर पे लाना है। तो जब भी इलेक्ट्रिक कार में स्पीड ज़्यादा है, उसको अगर कम करना है, तो वहाँ पे हम लोग किस तरह का ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, स्पीड को रिडक्शन करने के लिए, स्पीड को कम करने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करेंगे। 27, एन एम्पलीफायर विथ ओपन लूप इनपुट रेसिस्टेंस दिया हुआ है इतना, और 20 dB -20 dB ऑफ वोल्टेज सीरीज, तो फीडबैक द क्लोज लूप इनपुट रेजिस्टेंस वुड बी, तो आपका क्लोज लूप इनपुट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1000 किलो ओम हो जाएगा। 28, द वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर इज जनरली कैरी आउट बाय, वेरिएशन ऑफ सप्लाई वोल्टेज BM इक्वल टू जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको आप कांस्टेंट रखेंगे BM को, तो आप क्या कर सकते हैं, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को वेरिएशन करके आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज या स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, किसका, इंडक्शन मोटर का। तो आपका V/F क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है कांस्टेंट रखना पड़ेगा, किसका, इंडक्शन मोटर का, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। 29, अकॉर्डिंग टू द सैम्पलिंग थ्योरम द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2f होता है। Which method can be used for absolute measurement of resistance? Absolute measurement of resistance के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, इससे मीडियम रेसिस्टेंस मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मीडियम रेसिस्टेंस, एग्जाम में आता है। और केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं, जो डबल केल्विन ब्रिज का, वो लो रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। 31, टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट जो होता है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट T इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। तो इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, उस अनुसार से इंक्रीज करेगा। T इक्वल टू L/R, इसको याद रखिए, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। और RC सर्किट में T इक्वल टू RC होता है, टाइम कांस्टेंट। अगर इंडक्टेंस रेजिस्टेंस दिया हुआ तो T इक्वल टू L/R। तो इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ इंडक्टेंस एंड डिक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। 32 दिया हुआ, 2 ammeter हैविंग फुल स्केल रीडिंग ऑफ 1 mA और 10 mA आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द रीडिंग ऑफ 2 ammeter आर 0.5 and 2.5 mA respectively, ratio of the internal resistance of the ammeter। 2 ammeter यहाँ पे क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वोल्टेज अक्रॉस दोनों ammeter क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज दोनों के अक्रॉस में सेम होगा। और क्या मुझे इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है, तो RM1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई पहला का I1। RM2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V बाई I2। तो पहला क्या है, वोल्टेज आपका दिया हुआ है, वोल्टेज बाय I1, तो I1 को हम क्या लिख सकते हैं, V बाय I1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 mA दिया हुआ है। अब V बाय I2 को 10 लिख सकते हैं। तो रेशियो पूछ रहा है दोनों का, तो RM1 बाई RM2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10:1। 10:1 का रेशियो में आ गया।
लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द रीडिंग ऑफ द टू अमीटर आर 0.5 मिली एम्पियर और 2.5, रेंज क्या हुआ 1 मिली एम्पियर दिया हुआ, लेकिन मीजर क्या कर रहा है 0.5, यहाँ पे 10 दिया हुआ, मीजर क्या कर रहा है 2.5। तो अब हमको क्या निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में जो मीजर कर रहा है उसके अनुसार रेशियो ऑफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द अमीटर क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं RM1/RM2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 10 की जगह क्या हो जाएगा 2.5 और 1 की जगह क्या हो जाएगा 0.5, ये कट गया तो क्या हो गया 5:1, तो क्या हो जाएगा आंसर 5:1। 33 एन RC डिफरेंशिएट सर्किट विथ लोअर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इतना किलोहर्ट्ज विल रिस्पॉन्ड टू स्टेप इनपुट विथ ए राइज टाइम ऑफ प्रैक्टिकली नील वैल्यू, 0 हो जाएगा। 34 द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ VMOS डिवाइस इज सिमिलर टू दैट ऑफ इन्हेंसमेंट मॉसफेट की तरह काम करता है। 35 द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल दिया हुआ 2 to the power n UN-3 to the power n U-n-1। 36 the DC motor should be stopped by opening the line switch with not by forcing the starter handle to first start of the starting resistance। इस क्या होता है, heavy sparking occurs at the first stage of the starting resistance, क्योंकि स्टार्टिंग करंट क्या होता है हाई होता है, इस कारण से स्टार्टिंग रेसिस्टेंस लगाते हैं इन सीरीज विथ मोटर को स्टार्ट करने के लिए। 37 द AC आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अल्टरनेटर ऑपरेट एट मच हाइयर वोल्टेज देन फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज। आर्मेचर में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज का, क्योंकि हम लोग जो सप्लाई करते हैं अल्टरनेटर में क्या इनपुट सप्लाई जो देते हैं AC सप्लाई थ्रू आर्मेचर वाइंडिंग के देते हैं, और फील्ड वाइंडिंग में एज ए एक्साइटिंग करंट देते हैं DC करंट, DC सप्लाई करते हैं किसमें फील्ड वाइंडिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मच हाइयर वैल्यू। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइस्टेरेसिस इन ए कंपैरेटर मेक इट इम्यून टू फॉल्स ट्रिगरिंग कॉज्ड बाय नॉइज इनपुट सिग्नल। ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे बाद में क्या है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज पाथ इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन ऑफ रैंप सिग्नल को या रैंप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा पैराबोलिक होगा। यहाँ पे गलत दिया है, पीरियोडिक नहीं होगा पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक फंक्शन। रैंप फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे तो पैराबोलिक होगा। अगर इसी क्वेश्चन में द डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप फंक्शन होता तो क्या हो जाता यूनिट, और जब यूनिट को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा रैंप फंक्शन। नेक्स्ट 42 द लाइन विच कनेक्ट्स ए डिस्ट्रीब्यूटर टू द कस्टमर लोड पॉइंट इज कॉल्ड एज। सर्विस मेंस के थ्रू क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई करते हैं कंज्यूमर लोड पे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के लिए, और फीडर करंट कैरिंग कैपेसिटी को मेजर करता है, ठीक है। 43 ए स्टीपर मोटर इज ए मल्टी फेज मोटर, ठीक है। मल्टी फेज मोटर को ही स्टीपर मोटर बोलते हैं। 44 इन कंपेरिजन विथ पावर मॉसफेट BJT हैज हायर स्विचिंग लॉसेस बट लोअर कंडक्शन लॉसेस। BJT क्या करता है, BJT करंट मैग्नीफाई करता है, लेकिन मॉसफेट क्या होता है वोल्टेज मैग्नीफाई करता है। 2 सीक्वेंसेस X1n प्लस X2n आर रिलेटेड बाय इतना द जेड डोमेन्स, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन किस में होता है, फ्लोइंग एम्पलीफायर क्लास सफर्स मेनली फॉर्म द प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन जो होता है क्लास B में होता है। फेरेंटी इफेक्ट जो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है ड्यू टू लाइन कैपेसिटेंस के कारण। 49 which of the following statement is correct, a plant is controlled by controller, it is a time delay element is introduced in loop, it is called, उसको क्या बोलते हैं फेज मार्जिन क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। स्किन इफेक्ट occurs when the conductor carrying current at a high frequency,
ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस आर ग्रॉस मोशन एंड इंक्रीमेंटल डिवाइस। इनर फिलामेंट रिएक्टेंस इज हायर देन आउटर फिलामेंट रिएक्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन AC करंट्स फ्लो। जब AC करंट फ्लो क्या करेगा, कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा तो रिएक्टेंस जो होगा हायर होगा और रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। किसका, इनर फिलामेंट का। और अपर का क्या होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा और रिएक्टेंस कम होगा। द ओपन लूप DC गेन ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम विथ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है S+4 S² प्लस 7S प्लस क्या है 13। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओपन लूप DC गेन। यार ओपन लूप DC गेन कैसे निकालते हैं, लिमिट टेस्ट कर दिए। यहाँ पे आपका ओपन लूप गेन दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का दिया हुआ है S+4 S² प्लस 7S प्लस 13। मुझे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना, वो भी DC गेन का। ठीक है, तो DC मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। फ्रीक्वेंसी 0 तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो ओमेगा भी 0 होगा। तो S इक्वल टू क्या होता है, J ओमेगा। तो हम S इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्लोज लूप क्लोज लूप आपका दिया हुआ, क्लोज लूप आपका दिया हुआ, मुझे निकालना है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन OLTP। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, CLTP क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बाय 1 - CLTF क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इस फार्मूला के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। अब देखो आपका CLTF दिया हुआ है S+4 S² प्लस 7S प्लस 13 बाय कितना हो जाएगा 1 - S+4 S² प्लस 7S प्लस 13। तो यहाँ पे LCM आ जाएगा और इन नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो S+4 क्या हो जाएगा, S² प्लस 7S प्लस 13 - S - 4, ये होगा ना। तो यहाँ पे S+4 आ जाएगा, S² के S² ही रहने देते हैं। 7S - S प्लस 6S 13 में 4 गया, क्या हो गया 9। और ये आपका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया। ठीक है, अब क्या है, निकालना क्या है, DC गेन। DC गेन मीन्स S इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें। अगर S इक्वल टू 0 तो ये भी खत्म, ये खत्म, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4/9। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर इसका 53 का। ओपन लूप DC गेन एट यूनिटी फीडबैक सिस्टम पे क्या हो जाएगा 4/9। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो फार्मूला होता है या लूप फार्मूला होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बाय 1 - क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो आपका यहाँ पे क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। उसके बाद DC गेन पूछ रहा है, DC मीन्स फ्रीक्वेंसी 0। जब फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो S भी क्या होगा, पुट करना पड़ेगा 0। तो S की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4/9। 0 करेंगे, 0 + 4 0, 0 का स्क्वायर 0 और 6 × 0 0, तो क्या हो जाएगा आंसर 4/9। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरमेंट से एक्यूरेसी ऑफ 0 से 100 मिलीवोल्ट के रेंज में एक्यूरेसी दिया हुआ +5%। फुल स्केल रीडिंग ऑफ 100 मिलीवोल्ट के रीडिंग में ही बोल रहा है, कितना रेंज को मेजर करेगा, +5% है या -5। यहाँ प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 का +5 105 और 100 का -5 95। तो रेंज क्या होगा 105 से लेकर 95। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, इफ़ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ FT इज FS, द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ TFT। ठीक है, TFT पूछा है, तो TFT के केस में क्या होगा, इंटीग्रल होगा 0 से इन्फिनिटी FS × DS। अगर 1/T रहता FT तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में आपका डिफरेंशिएशन होगा। 56 द डेली लोड पैटर्न ऑन ए प्लांट इज फॉलोज एज
50 मेगावाट फॉर 20 आवर एंड 100 मेगावाट फॉर 4 आवर्स, व्हाट इज़ द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर से क्वेश्चन है। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। इस फॉर्मूला को यूज करके बना लेंगे। अब देखिए एवरेज लोड क्या है, अब देखो 20 घंटा और 4, मतलब एक दिन में टोटल दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। तो 20 घंटा जो है 50 मेगावाट का लोड रहता है और 4 घंटा 100 मेगावाट का। तो इसको लिख सकते हैं 20 × 50 प्लस 4 × 100 हो जाएगा, बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है, मैक्सिमम डिमांड कितना है 100 मेगावाट है, यहाँ 50 है, तो 50 और 100 में बड़ा कौन है 100 है, तो मैक्सिमम डिमांड 100 और इसको 24 घंटा चलाना है क्योंकि टोटल एक दिन का 20 और 4 मिला के 24 घंटा लेंगे। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.583। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर का इतना हो जाएगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है, यहाँ 20 घंटे की जगह 10 घंटा दे देता, 100 मेगावाट फॉर यहाँ पे 8 घंटा दे देता और आगे और 200 मेगावाट कर देता, 200 मेगावाट फॉर कितना 10 8 18 हो गया 6 आवर। उसके बाद पूछता लोड फैक्टर, तो आप ऐसे कर देते 50 × 10, 100 × 8 प्लस 200 × 6 बाय मैक्सिमम डिमांड कितना है 200 इंटू टोटल कितना आवर चलेगा 24। तो फिर लोड फैक्टर उस अनुसार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 57 का है यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन का। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का क्या आता है, डेल ए टी इक्वल टू डेल टी बाई ए। आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छोड़ देते हैं इसको भी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 59 का। इन्हें स्टार सोर्स लोड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सोर्स साइड सप्लाई साइड भी स्टार में कनेक्टेड है और लोड साइड भी स्टार में कनेक्टेड है। तो उसमें क्या बोल रहा है, तो पहले तो देखिए स्टार में और स्टार में कनेक्टेड होगा तो लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होगा, ठीक है। स्टार में लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट या लोड करंट, जो भी आप बोल सकते हैं, आई लोड करंट। तो ये सब क्या होगा, सेम होगा जब स्टार में कनेक्टेड रहेगा। और फेज वोल्टेज वी फेज जो होगा लाइन वोल्टेज का VL/√3 होगा। किस में, अगर स्टार कनेक्टेड है। अगर डेल्टा कनेक्टेड रहता तो वहाँ पे लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज जो भी है, या लोड वोल्टेज भी लोड कर सकते हैं, लोड वोल्टेज। डेल्टा के केस में, स्टार के केस में करंट, फेज करंट, लाइन करंट या लोड करंट सब सेम होगा। डेल्टा के केस में आपका जो लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है या लोड वोल्टेज सब सेम होगा। और लाइन करंट जो होगा √3 होगा किसका, फेज करंट का। बहुत इंपॉर्टेंट है डेल्टा में। तो ये बोल रहा है यहाँ पे इसका क्या होगा, फेज करंट, लाइन करंट एंड लोड करंट आर ऑल इक्वल इन ईच फेज। थायरिस्टर का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, JEE लेवल के एग्जाम में, ठीक है। इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डोल डॉट इक्वल टू रो वी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। फॉल्ट करंट निकालना है आपका यहाँ पे 62। दोस्तों इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63। ए 3 फेज अल्टरनेटर विथ रेटिंग ऑफ 10 MVA 33 kV हैज़ इट्स बेस रेसिस्टेंस ऑफ 15 ओम पर फेज। डिटरमाइन बेस इम्पीडेंस, बेस इम्पीडेंस निकालना है ZB, ठीक है। चूज बेस वोल्टेज एंड बेस MVA इक्वल टू द सेम गिवन फॉर द अल्टरनेटर रेटिंग। इसको सेम दिया हुआ बेस वोल्टेज जो दिया हुआ है इसी को यूज करके हमको बेस इम्पीडेंस निकालना। ZB इक्वल टू क्या होता है, KV² बाई MVA। इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो 33 का स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, MVA क्या है 10, तो 33 क्या है, 33 का स्क्वायर 1089 बाई 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 108.9। ये कितना हो जाएगा ओम। तो आपका जो बेस इम्पीडेंस होगा क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा।
64 है मोस्ट डिवाइस आर इंटरफेस टू ए बस विथ ट्राई स्टेट ड्राइव्स। टोटम पोल वगैरह नहीं होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, ट्राई स्टेट ड्राइव्स। 65 ऑटो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है, द ऑटो ट्रांसफार्मर ऑफ द वोल्टेज रेशियो इज V1/V2 दिया हुआ, ठीक है, V1/V2। इसमें बोला है V1 इज ग्रेटर देन V2, तो पावर ट्रांसफ़र पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली कितना ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इंडक्टिवली के केस में होता है V1 - V2/V1। कब, जब V1 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अगर इसी में यहाँ V1 - V2 की जगह V2 - V1 होता और इंडक्टिवली पूछता तब ऑप्शन होता V2 - V1/V2, लेकिन यहाँ पे V1 ग्रेटर देन है इसलिए V1 - V2/V1, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, इन ए सिंगल फेज फुल कन्वर्टर इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर, अल्फ़ा क्या है, फायरिंग एंगल है, और बीटा क्या है, एक्सटिंक्शन एंगल रिस्पेक्टिवली, देन द लोड करेंट इज डिसकंटिन्यू इफ बीटा माइनस अल्फ़ा इज क्या होगा, लेस देन पाई, मीन्स 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से होगा डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम इज इसी को मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम ये किस में अप्लाई करते हैं, ये आपका अल्टरनेटर में अप्लाई करते हैं। किस में, अल्टरनेटर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन स्कीम को ही डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम बोलते हैं, और इसको किस में अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटर में। 68 द इनर्शिया कांस्टेंट H for a 50 Hz 100 MVA a hydroelectric generator is 4 megajoule per MVA. How much kinetic energy stored in the rotor at synchronous speed? कितना काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंटू क्या होता है, K = G × H। तो G आपका दिया हुआ, G कितना है आपका 100 और H क्या दिया हुआ 4। इनर्शिया कांस्टेंट आपको दिया हुआ कितना H 4, तो 100 × 4 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 400। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 69 इन एन AC ब्रिज 3 इम्पिडेंस आर एज फॉलो। देखिए AC ब्रिज दिया हुआ है, उसमें क्या है Z1 Z2 Z3 और Z4 निकालना है, ठीक है। तो Z1 × Z4 इक्वल टू क्या होता है Z2 × Z3। कब, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में रहेगा, ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में पूछा है, तो Z1 × Z4 इक्वल टू Z2 × Z3, ये फॉर्मूला याद रखिए। तो Z1 दिया हुआ आपका 200 और कितना है 60 डिग्री 60। Z4 क्या हुआ आपका निकालना है Z4 × Z4 इक्वल टू Z2 आपका दिया हुआ 400 - 90 इंटू क्या है Z3 300 × 0, 400 × 300 कितना हो जाएगा 12, उसके बाद 4 0 -90, यहाँ 0 कितना हो जाएगा एंगल -90। और ये आपका Z4 इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 260, यही होगा ना।